नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं दी लीगल वाणी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा करने का तरीका, इंस्ट्रूमेंट, औजार आज के समय में 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने अपनी संवैधानिकता की परीक्षा दे रहा है। यही वो कारण है जिसके कारण इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, पॉलिटिकल फंडिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही विपक्ष का हमेशा से आरोप रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पॉलिटिकल फंडिंग को ओपेक बनाता है। वहीं सरकार का जो पक्ष रहा है वो ये कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो इन सारे विवादों को समझते हुए हम बात करेंगे कि आखिर क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत वो क्या प्रोविजंस हैं जिसको लेके कंटेंशन बना रहता है, जिसको लेके आलोचना की जाती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आने के बाद वो सारी क्या बदलाव हुई, क्या सारी चेंजेज हो गई पॉलिटिकल फंडिंग के सिस्टम में। और अंततः हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर वो क्या लीगल हर्डल्स हैं, आखिर वो क्या लीगल ऑब्जेक्शंस हैं, आखिर वो क्या लीगल कंटेंशंस हैं जो हमेशा से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को टारगेट करने के लिए उठाए जाते रहे हैं डिफरेंट टाइम में कोर्ट ऑफ लॉ में भी। तो आइए शुरू करते हैं व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो 2017 में तभी के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल करप्शन जो है, पॉलिटिकल फंडिंग में जो करप्शन है, जो ओपेसिटी है, ये एक समस्या है और इसी को खत्म करने के लिए, इसी से निजात पाने के लिए हम मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम ला रहे हैं जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत 4 ऐसे लॉज जो थे तभी के समय जिनमें अमेंडमेंट किया गया, जिसमें FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट, दूसरा था इनकम टैक्स एक्ट, तीसरा था कंपनीज एक्ट और चौथा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इन 4 एक्ट में अमेंडमेंट किया गया ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए जगह बनाया जा सके, रूम बनाया जा सके। वैसे तो स्कीम 2017 में ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 जनवरी 2018 को नोटिफिकेशन जारी करके इसे पूरे देश में लागू कर दिया। ये जो पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज को अगर फंड लेना है, किसी भी व्यक्ति को फंड डोनेट करना है पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट में, तो ये उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। तो आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा कूपन है जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जा सकती है। लॉ के पॉइंट से बात करें, सो इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ बियरर इंस्ट्रूमेंट और अ काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट। इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक उस रिचार्ज कूपन की तरह है जो कि पहले के समय में फोन को रिचार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता था, जिसमें कोई भी व्यक्ति उस रिचार्ज कूपन को खरीद सकता है, उस परचेजर का नाम नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति उस रिचार्ज कूपन को रिडीम भी कर सकता है। ऐसा ही है कुछ हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके तहत टोटल ऐसे 5 डिनोमिनेशंस हैं, 5 डिनोमिनेशंस हैं। जैसे कि इंडियन करेंसी की भी डिनोमिनेशन होती है, 10 का नोट, 20 का नोट, वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का भी अपना डिनोमिनेशन है, जिसमें सबसे कम है 1000 और सबसे ज्यादा है 1 करोड़, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। ऐसे 5 डिनोमिनेशंस में इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अवेलेबल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस बाजार में बिकती है, आखिर इस इलेक्टोरल बॉन्ड का साहूकार कौन है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के सर्टेन ऑथोराइज्ड ब्रांचेस से ही, सारे ब्रांच नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सर्टेन ऑथोराइज्ड ब्रांचेस से ही इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदारी के लिए जरूरी है कि जो भी व्यक्ति उसे खरीद रहा हो उसका KYC डन अकाउंट हो SBI के साथ, और अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर वो इलेक्टोरल बॉन्ड नामक प्रोमिसरी नोट को
खरीद सकता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड नामक प्रोमिसरी नोट पे परचेजर का नाम नहीं रहता और खरीदने के बाद अपने मन के मुताबिक डिनोमिनेशन में इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीदने के बाद वो जो व्यक्ति है वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर देता है। पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑथराइज्ड ब्रांच से जाकर 15 दिन के अंदर परचेज से लेकर इन कैश कराने की जो अवधि है वो 15 दिन के अंदर उसे इन कैश करा सकती है। मतलब कि उस प्रोमिसरी नोट को उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड को सबमिट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और कैश ले सकती है उसके बदले। तो क्या ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो पूरे साल ऑथराइज्ड एसबीआई ब्रांच पे मिलता है? जी बिल्कुल नहीं। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है 2 जनवरी 2018 के नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड साल में 10 दिन के विंडो में 10 दिन के विंडो में साल के सिर्फ 4 महीने में ओपन होता है, जो कि हाल के समय में जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के 10 दिन के विंडो पीरियड में जो भी कस्टमर है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकता है। खरीद के वो पॉलिटिकल पार्टीज को दे देगा और पॉलिटिकल पार्टी जो है खरीदे जाने से के 15 दिन के अंदर उसे इन कैश करा लेगी, कैश अपने तिजोरी में भर लेगी। तो दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को रिसीव कर सकती है और इनकैश कर सकती है? इसका भी जवाब है जी नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 29A जो है वो रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करता है एंड अकॉर्डिंगली सिर्फ वही रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसने लास्ट असेंबली इलेक्शन में या फिर लास्ट लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट 1% वोट पाया हो, सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड रिसीव कर सकती है और उसे इनकैश कर सकती है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को समझने के बाद आइए हम जानते हैं कि आखिर वो सारी चीजें क्या है, वो सारे बदलाव क्या है, चेंजेस क्या हैं जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के तहत 2018 के बाद लागू हो गया। तो जो पहला बदलाव है वो ये है कि इस स्कीम के आने से पहले कोई भी एनोनिमस व्यक्ति बिना अपनी आइडेंटिफिकेशन जब जाहिर किए अप टू 20,000 इन कैश पॉलिटिकल फंडिंग कर सकता था। उस 20,000 को रिड्यूस करके इस स्कीम ने 2,000 कर दिया। मायने कि हाल के सिचुएशन में सिर्फ 2,000 तक ही बिना आइडेंटिटी बताए एनोनिमसली कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल फंडिंग इन कैश कर सकता है, सिर्फ 2,000 तक। और अगर इससे ज्यादा आपकी ख्वाहिश से करने को, सो यू हैव टू फॉलो द डिनोमिनेशंस, यू हैव टू बाय द डिनोमिनेशंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। दूसरा जो बदलाव किया गया था वो ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि जो भी उन्हें फंड मिले इस स्कीम के तहत उसे वो जग जाहिर करें, वो उसे किसी भी पब्लिक को बताएं। सो द सेकेंड थिंग वाज अ काइंड ऑफ exemption provided to the political parties that you don't have to make it public। तीसरा जो बदलाव था ये था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम आने से पहले कोई भी कंपनी सिर्फ अपने 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट तक ही पॉलिटिकल फंडिंग कर सकती थी। यानी एक लिमिट था, एक कैप था कि कोई भी कंपनी कितनी पॉलिटिकल फंडिंग कर सकती है। इस कैप को इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम ने हटा दिया और अभी के समय में कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। एक कंपनी चाहे जितना उतना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत पॉलिटिकल फंडिंग कर सकती है। तो ये 3 मुख्य चेंजेस थे जो पॉलिटिकल बॉन्ड स्कीम 2018 के तहत इंट्रोड्यूस किए गए। तो बात इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम की लीगलिटी की करें कि आखिर वो सारे क्या कंटेंशंस हैं, वो सारे क्या लीगल आर्गुमेंट्स हैं जिसके कारण इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को हमेशा से ही कोर्ट के दहलीज पे जाना पड़ा है और आज वो अपनी संवैधानिकता की भी परीक्षा दे रही है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम जब 2017 में फाइनेंस एक्ट 16 और 17 को के जरिए लाया गया था, तभी ये मनी बिल के तहत पार्लियामेंट से पास हुआ था। बताते चलें कि अगर कोई भी बिल एज मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में तो उसे
एक्ट बनने के लिए राज्यसभा से होकर गुजरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोकसभा के सहमति से ही वो बिल एक्ट बन जाता है, जो कि आमतौर पे नहीं होता। इसी स्कीम के तहत, इसी प्रोसीजर को फॉलो करके इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, पास किया गया और एक्ट बनाया गया। कहने का मायने ये है कि राज्यसभा को सरपास कर दिया गया। ये स्कीम जो है वो कभी राज्यसभा की सहमति ले ही नहीं पाया है। और इतने बड़े मसले पे, जो कि पॉलिटिकल फंडिंग का मसला है, जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक डेमोक्रेसी की इसेंशियल फैसेट है, इतने इसेंशियल मुद्दे पे किसी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट को ही नेग्लेक्ट कर देना, कुछ ऐसी बातें थी जिसको लेके 2017 में ही कॉमन कॉज एंड ADR नामक 2 NGOs ने इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, उसे इलीगल बताने लगे। इसी इलीगलिटी की जांच जो है अभी बैठी 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करने को है। उसके बीच में 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया जिसमें यह दावा किया गया कि ये जो पूरा स्कीम है वो एनोनिमस है, पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा व्यक्ति चंदा दे रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पे किसी परचेजर का नाम नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो जरूर ही KYC अप्रूव्ड कस्टमर द्वारा खरीदा जा सकता है, लेकिन उस कस्टमर की जो एक्चुअल पेमेंट है वो कोई रिच इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन कर सकता है, इस बात को इंकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए काइंड ऑफ कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेज है। साथ में यह भी है कि इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा इकट्ठे फंड्स को सार्वजनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को। इसलिए एक ओपेक सिस्टम है, एनोनिमस है, और इस कारण से ये पिटिशनर द्वारा मांग की गई कि इस पे इंटरिम स्टे लगा दिया जाए, तभी रोक दिया जाए। बताते चले कि 2019 में लोकसभा का चुनाव था। अप्रैल 2019 के अपने डिसीजन में, इंटरिम डिसीजन में, सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये आदेश दिया, ये डायरेक्शन दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जितनी भी उन्हें फंड्स मिल रही हैं उसका वो ब्यौरा सील्ड लिफाफे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे। और फाइनली 3 जजमेंट्स ने इस मसले पे अपना फैसला सुनाते हुए 2021 में ये बात कही कि जो एनोनिमिटी की बात की जा रही है, ऐसी कोई कंप्लीट एनोनिमिटी नहीं है इस स्कीम में। ऐसा कोई आयरन कर्टेन नहीं है जिसको पियर्स ना किया जा सके, ऐसी कोई पर्दा नहीं है जिसके आर पार देखा ना जा सके, ऐसी कोई कंप्लीट एनोनिमिटी नहीं है। और इसलिए जब तक कि इस पूरे मसले पे आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो सुनवाई ना करे, कोई इंटरिम स्टे की जरूरत नहीं है। वहीं जो 2017 में फाइल पिटीशन थी उसी की सुनवाई जो है 31 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। और इस सुनवाई में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज तो किया ही गया है। साथ में पिटिशनर एक और मांग करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चूंकि उनका जो फंक्शन है वो पब्लिक नेचर का है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिक ऑफिस घोषित किया जाए ताकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हर एक नागरिक को ऐसा अधिकार हो कि वो उनसे हिसाब ले सके। देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मसले पे, क्योंकि ये बहुत ही एक उम्दा हथियार है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि बताते चलें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि राइट टू नो जो है, जिसके तहत राइट टू इंफॉर्मेशन की हमें राइट मिलती है, जो आर्टिकल 19(1)A से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त होता है, ये जो फ्रीडम है ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, ये जनरल फ्रीडम नहीं है, या ये सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। और according to him the situation is such that all these things with regard to the secrecy of political fund is a kind of reasonable restriction। तो ये तो जो बातें हैं ये अभी चल रही हैं हाल फिलहाल में, लेकिन फाइनली जजमेंट क्या आता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और फिर से हम जजमेंट आते ही आपके सामने पूरी लीगल एनालिसिस के साथ मौजूद होंगे। तब तक देखते रहिए द लीगल वाणी। शुक्रिया, धन्यवाद।